उद्धव ठाकरे की सरकार के पतन और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत ने राज्य की राजनीति में एक नया समीकरण स्थापित किया है। अब महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना, उद्धव गुट की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा। इस स्थिति ने राजनीतिक परिदृश्य को और भी जटिल बना दिया है, जिसमें मतदाताओं के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार 6 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच मुकाबला होगा। ये चुनाव राज्य की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, खासकर पिछले चुनावों के बाद से हुए आंतरिक संघर्षों और विभाजन के चलते। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उद्धव ठाकरे के पाला बदलने से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत, अजीत पवार का भाजपा के साथ जुड़ाव और शिवसेना व एनसीपी के भीतर विभाजन की स्थिति को और भी जटिल बना दिया। अब महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना, उद्धव गुट की शिवसेना, अजीत गुट की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होगा। इस चुनाव का परिणाम यह तय करेगा कि राज्य की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी और कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को एक ही फेज में चुनाव होंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। 2019 यानी कि महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सरकार बनने से पहले उद्धव ने पाला बदल लिया। इसके बाद पिछले 5 साल में इतनी उठापटक मची कि सारे राजनीतिक समीकरण बदल गए। शिवसेना और बीजेपी 1984 में करीब आए। 2014 में कुछ समय के लिए इस गठबंधन में दरार आई। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा और जीता। इसके बाद दोनों पार्टियों में मतभेद हुए। उद्धव ठाकरे ने इसके बाद कहा था कि वो हमसे झूठ बोल रहे थे। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। इसके बाद कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि उद्धव ठाकरे का इशारा मुख्यमंत्री पद की तरफ था। इसके बाद उद्धव ने विपरीत विचारधारा वाली पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे 2 वजह थी। पहली वजह कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बीजेपी से पीछे रहना नहीं चाहते थे और दूसरा, वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे का पॉलिटिकल करियर सुरक्षित रखना चाहते थे। 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वो किसी संवैधानिक पद पर बैठने वाले ठाकरे परिवार के पहले व्यक्ति थे। उद्धव ठाकरे सरकार ने कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए 2.5 साल पूरे किए। एकनाथ शिंदे शिवसेना के उन नेताओं में शामिल थे जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के खिलाफ थे। 2019 में उद्धव ने शिंदे को विधायक दल का नेता बना दिया। उस वक्त माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। इस तरह एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे ने मणिपुर नवाम रेबिया केस का फायदा उठाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता से भागे हुए विधायकों की सरकार बना दी थी। साथ ही शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास पत्र प्रस्ताव नोटिस भेज दिया, ताकि डिप्टी स्पीकर शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला न ले पाए। और इसी बीच राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह दिया। इस बड़े पॉलिटिकल ड्रामे के बीच उद्धव ठाकरे ने भी मुख्यमंत्री आवास को छोड़ दिया और एक भावुक संदेश में उन्होंने कहा कि अगर मेरे अपने ही लोग मुझे मुख्यमंत्री बने नहीं देखना चाहते तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। गुवाहाटी 5 स्टार होटल में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो जारी कर अपना शक्ति प्रदर्शन जारी कर दिया। तो वहीं एकनाथ शिंदे को बागी खेमे ने शिवसेना विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। 29 जून 2022 को
उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे के अंदर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर यानी कि 10 जून 2023 को शरद पवार ने पार्टी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले के नाम की घोषणा की। अजीत पवार को लेकर शरद पवार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो नेता विपक्ष का पद संभाल रहे हैं। अजीत को कंफर्म हो गया कि अब उनका कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात बढ़ाई। इसके बाद 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने 41 विधायकों के साथ महायुति ज्वाइन कर लिया और शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। शिवसेना और एनसीपी के 2 अलग अलग धड़े बन जाने के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर खींचतान हुई। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया। शिंदे गुट की शिवसेना को धनुष बाण और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया। वहीं अजीत गुट के एनसीपी को घड़ी और शरद गुट के एनसीपी को तुरही वादक सिंबल दिया गया। 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से 4 पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मैदान में थी। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा छोटी पार्टियां भी मैदान में थी। पिछले 5 साल में एनसीपी और शिवसेना के 2-2 धड़े बन चुके हैं, यानी कि 2024 के चुनाव में 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला होगा। इन बड़ी पार्टियों में शिंदे गुट की शिवसेना, उद्धव गुट की शिवसेना, अजीत गुट की एनसीपी, शरद गुट की एनसीपी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ना रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ को दर्शाते हैं, जहां 6 बड़ी पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। पिछले चुनावों के बाद से राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आए हैं, खासकर शिवसेना और एनसीपी के भीतर आंतरिक विभाजन के चलते। उद्धव ठाकरे की सरकार के पतन और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत ने राज्य की राजनीति में एक नया समीकरण स्थापित किया है। अब महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना, उद्धव गुट की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा। इस स्थिति ने राजनीतिक परिदृश्य को और भी जटिल बना दिया है, जिसमें मतदाताओं के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। इस चुनाव में न केवल पार्टियों के लिए बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी यह तय करने वाला पल होगा। चुनाव परिणाम यह निर्धारित करेंगे कि राज्य की सत्ता में कौन सी पार्टी स्थायी रूप से अपनी जगह बना पाएगी और भविष्य की राजनीतिक दिशा क्या होगी। नमस्कार। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।